हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है यूजीसी एनडीए के फर्स्ट पेपर जनरल पेपर का टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड का एक पार्ट है रिसर्च एथिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। तो रिसर्च एथिक्स क्या चीज़ होती है उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कि रिसर्च एथिक्स क्या चीज़ होती है। देखिए दोस्तों, अनुसंधान एक ईमानदारी व बिना भेदभाव से किए जाने वाली एक प्रक्रिया है। यानी अनुसंधान जो शोध होता है, जो रिसर्च होता है, एक ईमानदारी पूर्वक, यानी एक शोधकर्ता जो होता है वो एक ईमानदारी पूर्वक ही जो है उस शोध को करेगा, तो ही वो एक ऑथेंटिक जो है रिसर्च मानी जाती है। तो एथिक्स जो होता है यानी नैतिकता जो होती है, ये नैतिकता का ही भाग है। यानी जो शोध करता है अपनी ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के, कोई पक्षपात ना करे, कोई पूर्वग्रहों का यूज़ ना करे, उसके बिना जो वो कार्य करता है, शोध करता है, तो वो कौन सी एक एथिक्स यानी कि एक ऑथेंटिक रिसर्च कहलाती है। तो वो यही इसके अंदर बात कही जा रही है कि अनुसंधान ईमानदारी व बिना भेदभाव से की गई एक प्रक्रिया है जिसमें ईमानदारी पूर्वक व गहनता से शोध कार्य किया जाता है और समझ व विवेक पूर्वक कार्य किया जाता है। क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रिसर्च जो है इतिहास गवाह है इस बात के कि रिसर्च जो है एक लंबी प्रक्रिया है। आप पीएचडी करेंगे, एमफिल करेंगे तो उसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, 6 भी लग जाते हैं। तो रिसर्च क्या होती है कि लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है धैर्य। इसके अंदर धैर्य का काम किया जाता है और धैर्य रख के ही ये प्रक्रिया पूरी हो पाती है। इसलिए इसके अंदर ईमानदारी के साथ साथ धैर्य होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि एक एथिक्स का पार्ट ही होता है। इस कारण से अनुसंधान की नैतिकता बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को विशेष ध्यान दिया गया। अब इसकी बिंदुओं क्या होती हैं, देखिए बिंदु सबसे पहले आपके सामने नजर आ रहा है नंबर 1 पे ईमानदारी। ईमानदारी में कहते हैं कि शोधकर्ता प्रकृति के रहस्यों की खोज करना चाहता है। आप सभी जानते हैं कि आज हम नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, शोधकर्ता क्या कर रहा है कि प्रकृति के नए रहस्य खोजना चाहता है। ठीक है, तो ये खोजना चाहता है, उसके लिए ये क्या चीज़ है, ईमानदारी बहुत बड़ी इसके अंदर रोल निभाती है। और ईमानदारी को ध्यान में रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शोधकर्ताओं को जो डेटा दिया जाता है वह सही होना चाहिए, गलत डेटा कभी भी उत्पन्न नहीं किया होना चाहिए। शोधकर्ता जो भी डाटा इकट्ठा करते हैं, जो भी आंकड़े इकट्ठा करते हैं, तथ्य इकट्ठे करते हैं, वो क्या हो, शुद्ध होने चाहिए। यानी कि जो आपको आंकड़े मिले हैं वही उसके अंदर मैनिपुलेट होने चाहिए, वही उसके अंदर हमने लिखने चाहिए शोध के अंदर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अखंडता। हमें कार्रवाई और विचार के एकीकरण को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए तथा शोध की अखंडता बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी जो शोध है आपका, जो आपका रिसर्च है, उसकी एथिक्सता में, मतलब कि उसकी नैतिकता के अंदर, एथिक में जो अखंडता है वो बरकरार रहनी चाहिए। किसी भी तरह से वो खंडित नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए। तो इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है निष्पक्षता। निष्पक्षता तो आप जानते हैं, किसी का पक्षपात ना हो। देखिए, अनुसंधान में पूर्वग्रहों से बचा जाना चाहिए। पूर्वग्रहों से बचा जाना चाहिए, या तो डेटा विश्लेषण या व्याख्या या प्रयोगात्मक डिजाइन या समीक्षा में शोधकर्ता उन सभी जांचों से बचना चाहिए जो अनुसंधान को प्रभावित करने वाले हितों से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो जो आपकी पूर्वग्रह होते हैं, यानी कि बाइसेस होते हैं, पहले से ही दिमाग के अंदर फोबिया होता है, एक डर होता है, या एक पहले एक मेंटलिटी सेट होती है कि ये चीज़ तो ऐसे ही है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कोई भी किसी जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें किसी भी चीज़ का फोबिया नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, पूर्वग्रह सेट नहीं होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, तभी वो आपकी रिसर्च की एथिकता बनाए रखेगा। उसके बाद देखभाल। देखभाल के अंदर क्या कहता है कि शोधकर्ताओं को जांच के दौरान होने वाली लापरवाही या लापरवाही के कारण गलतियों से बचना चाहिए।
मतलब छोटी-छोटी गलतियाँ जो हम लोग कर देते हैं, रिसर्च करते वक़्त हमारी बहुत सारी छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण वो जो रिसर्च है, उसकी ऑथेंटिकता जो है, विश्वसनीयता जो है, वो खंडित हो जाती है। तो उस चीज़ पे हमें जो है उन गलतियों और लापरवाहियों पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आप कोई कंपैरेटिव रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपने 10वीं क्लास के बच्चा और 12वीं क्लास के बच्चे यानी कि 2 आपने क्लासेस ले ली, 100-100 बच्चे ले लिए और उसमें आपने कोई कंपैरेटिव देख लिया कि कोई एक साइकोलॉजी का आपका टॉपिक है कि आप 10वीं और 12वीं के बच्चों के अंदर एक मेंटली जो उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं कि किस तरीके से उनमें बुद्धि में बदलाव आया है या फिर समानताएँ हैं या कंपैरेटिव दिख रहे हैं आप। तो उसके अंदर आपने कुछ गलतियाँ कर दी, उनसे आपने डाटा भरवाया और कुछ आपने भरवाया, कुछ नहीं भरवाया। तो वो क्या हुई आपकी लापरवाही हो गई। आपने उसमें तुक्का मार दिया, खुद से ही लिख दिया ये चीज़ इतनी, ये चीज़ इतनी, तो वो चीज़ क्या है गलत है। ठीक है? तो इस चीज़ पे आपने कोई भी लापरवाही नहीं करनी है वरना रिज़ल्ट गलत आ जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो आप रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो देखभाल बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है? इससे आपको मतलब रिकॉर्ड के अंदर नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद गोपनीयता। गोपनीयता ठीक है, जाँच के सभी पहलुओं में गोपनीयता की रक्षा करना आवश्यक है। इसके प्रतिभागियों से लेकर इनमें भाग लेने वाले कर्मियों की फ़ाइलों तक की गोपनीयता होनी चाहिए। यानी कुछ ऐसे सोर्सेज़ होते हैं हमारे, कुछ ऐसे तथ्य फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए यानी कि उनकी सुरक्षा उन भई वो चीज़ लीक ना हो। आपके पास वो डाटा मिल गया, आपको सोर्स इकट्ठा करने के लिए आपने परमिशन ले ली और आपके पास वो सोर्सेज़ आ गए। लेकिन वो सोर्सेज़ की गोपनीयता बनाने के लिए, गोपनीयता बनी रहने के लिए भी ज़िम्मेवारी आपकी है। यानी कि वो कोई फ़ाइल है, कोई रिकॉर्ड है, तो वो चोरी ना हो जाए। आपको उसको किसी के साथ शेयर ना करें। तो ये चीज़ भी जो है हमारे रिसर्च एथिक के अंदर महत्वपूर्ण मानी गई है। उसके बाद आता है बौद्धिक संपदा का सम्मान। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस किसी भी जांच में दूसरों की बौद्धिक संपदा का सम्मान किया जाए, साहित्यिक चोरी से बचें या लेखक की सहमति के बिना डेटा का उपयोग ना करें। उन संदर्भों को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है, इसमें डेटा को संभाला जा सकता है। बौद्धिक संपदा यानी कि आपने किसी का डाटा लिया और मतलब कि डाटा आपने ले लिया और उसका फिर वो सम्मान नहीं किया, ये गलत बात है। या फिर आप किसी से डाटा ले रहे हैं उससे बिना इजाज़त के। आजकल की जो रिसर्च है वो कैसी हो रही है, कॉपी और पेस्ट। मतलब पहले रिसर्च हुई है, इंटरनेट का ज़माना है, आप सभी जानते हैं, कॉपी पेस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं आजकल रिसर्चर। तो इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। साहित्य की आप चोरी कर रहे हैं, लेखक की बिना अनुमति के या फिर आप उसका रेफ़रेंस नहीं दे रहे हैं, तो वो उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ पर आपकी बहुत महत्वपूर्ण जो है ध्यान देने वाली बात होती है। चलिए, उसके बाद गैर भेदभाव। यह एक अनुसंधान के अंदर और बाहर उसी के प्रतिभागियों में या पेशे के सहभागियों के साथ शामिल है जो समान अध्ययन करते हैं, उन सभी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। देखिए, हम क्या करते हैं, आप कभी आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगा होगा कि सबसे पहले हमने एक पेज लगाते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम सभी के लिखते हैं यानी कि जिस जिस व्यक्ति ने हमें सहयोग किया है हमारे रिसर्च के अंदर। आप कोई बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी सबसे पहले पेज पे लिखा होगा, या फिर आप सिंपल भाषा में बताऊँ तो एक किसी दुकान पे जाइए आप, कोई भी जनरल स्टोर पे चले जाइए, तो उनकी कोई दादा परदादा के पीछे फ़ोटो लगी होती है और उस पे माला चढ़ी होती है। तो वो क्या है, यानी कि उनके दादा परदादा ने वो शॉप खोली थी और वो उनके आभार के लिए उनके गले के पास ही उनकी फ़ोटो लगाई होती है। तो ये आभार है। तो इसी तरीके से कोई भी रिसर्च के अंदर भी हमें आभार जो है व्यक्त करना होता है। भेदभाव नहीं होता, यानी कि उसका हमने फ़ायदा उठा लिया, उससे डाटा ले लिया, उसका मतलब कि पैरामीटर यूज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया और उसको हमने कोई मतलब कि सहयोगी का कोई सम्मान नहीं किया। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए इसके अंदर, चाहे वो अनुसंधान के अंदर हो या बाहर ही हो। यानी कि चाहे वो आपके थीसिस को टाइप करने वाला हो या फिर थीसिस के अंदर आपकी हेल्प करने वाला हो, उसमें तो इसमें दोनों में ही आपको उसका सहयोग है जो उसके आभार को व्यक्त करेंगे, आप उसकी सम्मान पूरा रखेंगे। ठीक है? उसके बाद आता है सामाजिक ज़िम्मेदारी। विज्ञान की जाँच को समाज के हाथों में जाना चाहिए। इसे
कम करना चाहिए और संभावित सामाजिक स्थिति को रोकना चाहिए तथा शोध का प्रयोग समाज के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। देखिए इसमें क्या समझाया हुआ है कि जो आपका शोध कार्य है, जो आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक होना चाहिए यानी कि समाज के लिए वो यूज़फुल होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आप जेआरएफ हैं या कोई भी फेलोशिप लगी हुई है, आपकी पीएचडी कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी आप किस क्षेत्र से रिसर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं या अपना लगा रहे हैं, तो वो रिसर्च कम से कम इस लायक हो कि वो समाज को कहीं न कहीं कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है? कोई रिसर्च मतलब कि कामयाबी हो, ये आपकी सामाजिक ज़िम्मेदारी है। तो शोध कैसा हो? समाज के लिए हो, कोई फ्रूटफुल हो। चलिए उसके बाद आता है मानवतावादी। अनुसंधानकर्ताओं को चाहिए कि शोध का कार्य मानवतावादी प्रकार से किया जाए। शोध में किसी भी प्रकार की हिंसा या विरोधी भावनाओं का न होना महत्वपूर्ण नैतिकता होती है। इससे तो साफ समझ आ रहा है कि मानवतावादी हो, उसमें ह्यूमैनिटीज़ होना चाहिए। ह्यूमैनिटी ना हुई फिर उसको शोध किस चीज़ की है? ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि किसी भी प्रकार की उसके अंदर हिंसा ना हो। मान लीजिए आपको कोई डाटा नहीं मिल रहा या आप किसी पे फील्ड में गए हैं और वहाँ पे किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी बच्चों को ले रहे हैं, आसपास मोहल्ले का जिस साइट पे आप गए वहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों ने आपको बताने से मना कर दिया और आपने वहाँ पे मार पिटाई शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता वो आप बात कर रहे हैं, तो उनको छोड़ दो, दूसरों से ले लीजिए, कोई और साइड डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो ये मानवतावादी जो चीज़ है इसके अंदर जोड़ी गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिकता होती है, तो ये भी एक एथिक का पार्ट है। उसके बाद आती है वैधता। शोधकर्ताओं को शोध के नियमों का पालन करना चाहिए और समझना चाहिए कि वे उन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करते हैं जो जांच के दौरान विकसित हो सकती है, इसलिए उन्हें शोध की समस्याओं का आकलन करने के लिए समझना महत्वपूर्ण होती है। आपकी जो शोध कार्य है कितना ऑथेंटिक है, कितना विश्वसनीय है, इस चीज़ के लिए सारे नियमों को पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। 10 नियम आपको बताए हैं, ये 10 के 10 नियम आपको फॉलो करने होते हैं, तभी जो आपकी जो शोध है एक महत्वपूर्ण कार्य करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये इतनी सी चीज़ है, इसी से ही सवाल पूछे जाते होते हैं। अच्छा, ये तो है इसको अपनाने वाली चीज़ें। एथिक्स को अपनाने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है वो चीज़ें बताइए। अब इसके अंदर आ जाती हैं त्रुटियाँ। क्या कमियाँ कर लेते हैं जो कि हमारी एथिकता है, हमारी जो नैतिकता है हमारी, वो ख़त्म हो जाती है, एथिक्स ख़त्म हो जाता है रिसर्च का, वो देख लेते हैं। देखिए अनुसंधान में क्या एरर्स आ जाते हैं। नंबर 1, काल्पनिक अवधारणाएँ, यानी ऐसी धारणाएँ होती हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हम होते हैं जो काल्पनिक होते हैं, जो होते ही नहीं हैं, उनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको किताब लिख रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें राइटर ने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, वो आपने ऐड कर दिया। ये किताब में आपने लिखा नहीं, आपने उसमें ऐड कर दिया, तो वो क्या हुआ? एथिक खत्म। दूसरा, पूर्वग्रहों या पक्षपात का होना। पूर्वग्रहों से मतलब ये होता है कि आपका माइंड सेट होता है। मान लीजिए इस चीज़ को आप बुरा मत माना, आप चीज़ देखते हैं कि किसी मुस्लिम कम्युनिटी का नाम लेते हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी का नाम लिया तो हमें तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम यानी आतंकवादी। तो ये क्या है? एक पूर्वग्रह। माफ़ी चाहूँगा, ये मैं किसी व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ, सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो ये पूर्वग्रह हमारे अंदर एक माइंड सेट किया गया है या हो गया है किसी तरीके का कि ये चीज़ हमारे अंदर आ जाती है, तो इससे हमें बचना है। भई ये लोग ऐसे ही होते हैं या ये चीज़ ऐसी ही होती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए, यानी कि किस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो ये तो मेरा क्षेत्रीय है, ये तो मेरा भाई-बंधु है, ये तो मेरा ये है, तो ये अच्छा है। ये चीज़ भी इसमें अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूषित तथ्यों का प्रयोग। दूषित तथ्यों से मतलब ये है कि आपने कोई नकली किताब उठा ली, नकली किताब पढ़ ली जो ऑथेंटिक नहीं, सोर्सेज़ अच्छा नहीं है, साफ़ नहीं है, और उसमें से आपने पढ़कर उसका आपने रेफ़रेंस दे दिया, जो आपने लिख दिया या रिसर्च कर दी, तो वो क्या होगा? एरर हो जाएगा, एक त्रुटि हो जाएगी, जो कि नैतिकता को भंग कर देगी। उसके बाद भ्रांतियाँ, कुछ भ्रांतियाँ भी होती हैं हमारे अंदर। भई ये जी एक फ़ोबिया है, इस चीज़ से रिलेटेड ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, भ्रांति नहीं होना चाहिए। उसके अंदर कोई कहावतें नहीं जुड़ी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, भई हमारे बुज़ुर्ग ये बात कहते हैं तो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोर्सेज़ जो
जो प्रूफ यानी कि जो सोर्सेस होगा उसी पर बात की जाएगी। उसके अलावा कोई भी भ्रांतियों का या फिर पक्षपात का पूर्वाग्रहों का यूज़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष औचित्यकरण, जस्टिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और अगर आपने निष्कर्ष और औचित्यकरण नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी रिसर्च जो है वो बेकार है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रिसर्च एथिक्स को यूज़ करना है, उसकी त्रुटियों से बचना है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे गोल्डन हिस्ट्री चैनल के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ।